दोस्तों लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने फंक्शन की रेंज के बारे में बात करी थी बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड मतलब डिफरेंशिएशन को यूज करके किस तरीके से हम फंक्शन की रेंज निकालेंगे। तो हमने वहां पे कंसेप्ट सीखा था मोनोटोनिक और नॉन मोनोटोनिक बिहेवियर, मतलब फंक्शन कहां पे इंक्रीज कर रहा है, किस किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, किस किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। उसी कंसेप्ट को आज अपन यूज करेंगे और रेंज ही फाइंड आउट करेंगे। लेकिन आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेकर रेंज सिखाऊंगा। लेट्स सपोज से आपके पास एक पैटर्न का क्वेश्चन आया, y इज इक्वल्स टू a mod ऑफ sin x प्लस का b mod ऑफ cos x। ये पर्टिकुलर प्रोफाइल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय डिफरेंशिएशन मेथड बाय कैलकुलस। अब अगर आपके पास y इक्वल्स टू a mod ऑफ sin x प्लस का b mod ऑफ cos x है तो दो बातें हो सकती है, या तो a बराबर b होगा विद्यार्थियों, या तो a b के बराबर नहीं होगा। अब देखो अगर a b के बराबर आ जाए, मतलब a b के बराबर अगर मैं एग्जांपल लूं कि जैसे y इज इक्वल्स टू 3 mod sin x आ जाए प्लस का 3 mod cos x आ जाए, या यूं ही कह दो कि y इज इक्वल्स टू mod ऑफ sin x आ जाए प्लस mod ऑफ cos x आ जाए, या मैं यूं ही कह दूं कि यहां पर मैं एक कंडीशन दे रहा हूं कि a पॉजिटिव है। अब तुम कहोगे सर a नेगेटिव है तो क्या हो गया? बेटा अगर a नेगेटिव हो गया और a और b दोनों बराबर है तो क्या हो सकता है? y इज इक्वल्स टू माइनस का 3 mod ऑफ sin x प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस का 3 mod ऑफ cos x। तो माइनस का 3 यहां पे लिख दो mod ऑफ cos x। तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को भी अपन माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे, mod ऑफ sin x प्लस का mod ऑफ cos x। तो अल्टीमेटली आपको सीखना यही है कि mod ऑफ sin x प्लस mod ऑफ cos x क्या होगा, जिसकी वजह से मैंने a पॉजिटिव लिया है। अगर नेगेटिव होगा तो आप माइनस कॉमन निकालना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का मैं आपको रेंज निकालना सिखा रहा हूं बाय कैलकुलस मेथड। सुनते रहिए, देखते रहिए और जानते रहिए कैसे निकालेंगे। यदि a b के बराबर है तो भैया कोई डिफरेंशिएशन मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं कि आप डिफरेंशिएशन मेथड यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन डिफरेंशिएशन वाला मेथड आपका थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा। और अगर a b के बराबर नहीं है तो डिफरेंशिएशन मेथड ही लगाना है। डिफरेंशिएशन मेथड जो a नॉट इक्वल टू b के लिए एप्लीकेबल है वो इसके लिए भी एप्लीकेबल है, बट इसमें थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, हमें एग्जाम में समय बचाना पड़ता है, इसलिए अपन ये वाला मेथड यूज नहीं करते। क्या विद्यार्थी बात समझ में? अब देखो, जब a b के बराबर है तो क्वेश्चन को कैसे डील करना है विदाउट डिफरेंशिएशन मेथड। तो जब a b के बराबर हो तो भैया 3 बराबर है तो 3 कॉमन ले लो। 3 कॉमन लोगे तो क्या बनेगा? mod ऑफ sin x प्लस का mod ऑफ cos x बन जाएगा। ये बन गया। बस आप तो ये देखो, जब भी a और b बराबर है तो चुपचाप a कॉमन ले लो। कॉमन ले लिया, mod ऑफ sin x प्लस का mod ऑफ cos x। इसको थोड़ी सी देर के लिए फंक्शन fx मान लो या zx मान लो, या कोई फंक्शन मान लो z कि mod sin x प्लस का mod cos ऑफ x। अब आपको सिखाया था रेंज के अंदर इनसाइड आउटसाइड। तो जब भी a b के बराबर हो तो कॉमन फैक्टर को कॉमन ले लो। अब वो कॉमन फैक्टर आपने कॉमन ले लिया तो उसको एक नया फंक्शन मान लो जो रिमेनिंग बचा हुआ है, mod sin x प्लस का mod cos x। अब लगाओ इनसाइड आउटसाइड। अब सर आपने कहा था इनसाइड आउटसाइड लगाते वक्त वेरिएबल एक जगह होना चाहिए, यहां पर तो वेरिएबल दो जगह है। देखो sin x भी है और cos x भी है। तो बेटा देखो, वेरिएबल एक बनाने का तरीका क्या होगा? z स्क्वायर। क्या होगा तरीका? z स्क्वायर। अब जैसे आपने स्क्वायरिंग कर दी तो mod sin x का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा mod sin x प्लस mod cos x का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो कितना हो जाएगा? mod sin x का स्क्वायर प्लस mod cos ऑफ x का स्क्वायर प्लस का 2 mod sin x इंटू mod cos ऑफ x। हाँ कि ना? तो ये हो गया z स्क्वायर। तो z स्क्वायर बताओ, क्या sin x का स्क्वायर दिखा, cos x का स्क्वायर दिखा, क्या इसको 1 लिख दूं? 1 दिखते ही हो जाएगा 2 sin x cos x का mod। तो z स्क्वायर किसके बराबर हो गया? 1 प्लस का mod sin 2x के बराबर हो गया। अब देखो, आपका वेरिएबल एक जगह आ गया। जैसे आपने स्क्वायरिंग करी आपका वेरिएबल एक जगह आ गया, और वेरिएबल एक जगह आ गया तो भैया हम यहीं से चालू करेंगे। वी नो दैट, क्या हम जानते हैं? वी नो दैट, हम जानते हैं कि sin 2x के मॉड की जो रेंज होती है वो 0 से लेकर कितना होता है? 1, क्योंकि sin 2x -1 से 1 होता है तो उसका मॉड क्या होगा? 0 से लेकर 1। अब mod sin 2x के अंदर विद्यार्थियों अगर आप 1 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 1 से लेकर कितना? 2। अब बताओ 1 से लेकर 2 क्या z स्क्वायर है आपका? तो z स्क्वायर अगर आपका 1 से लेकर 2 है तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर आपका x स्क्वायर a स्क्वायर से लेकर b स्क्वायर है तो आपका आंसर -b से लेकर -a यूनियन आपका आंसर जो होगा विद्यार्थियों a से लेकर b होना ही निश्चित है। अब बताओ z स्क्वायर अगर 1 के स्क्वायर से लेकर √2 का स्क्वायर है तो क्या मैं बोल सकता हूं z आपका -√2 से लेकर -1 है। यूनियन जो आपका z है दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू व्हाट? √2। अब यहां पर आपको एक चीज रुकना है, आपने स्क्वायरिंग किया तो आपके सॉल्यूशन बढ़ गए। भैया जब भी अपन स्क्वायरिंग करते हैं तो हो सकता है कि सॉल्यूशन बढ़ जाए, लेकिन वो बढ़े हुए सॉल्यूशन हमारा आंसर नहीं भी हो सकते, तो आपको उसके लिए चेक करना पड़ता है। अब बताओ, मैंने z किसको माना? z माना मैंने mod sin x प्लस mod cos x। mod कैन नेवर बी नेगेटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, तो इसका मतलब ये आंसर 0 है, 0 से बढ़ा देगा।
तो इसका मतलब z आंसर आपका कभी नेगेटिव दे ही नहीं सकता, क्योंकि आपने स्क्वायरिंग किया था इसलिए सॉल्यूशन बढ़ गए। तो अब आप बताओ z कितना हो जाएगा, 1 से लेकर √2, सही कि नहीं? तो ये आपका आंसर हो गया। लेकिन आपका y क्या था? ये हो गया आपका मॉड साइन x प्लस का मॉड कॉस ऑफ x, हाँ है ना? ये हो गया आपका 1 से लेकर √2। अब बताओ a आपने पॉजिटिव क्वांटिटी मानी, तो अगर आपका a पॉजिटिव क्वांटिटी है तो आप a से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना, a से लेकर √2 ऑफ a, हाँ कि ना? तो मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं कि यदि a और b बराबर है तो डिफरेंशिएशन वाला मेथड जो मैं आपको यहां पर सिखाऊंगा बाय कैलकुलस, वो यूज ना करके आप सीधा इसको स्क्वायरिंग मान ले, पहले कॉमन फैक्टर कॉमन निकालने के बाद इसको z मान ले, इसका स्क्वायरिंग कर ले, वेरिएबल एक जगह आ जाएगा, इनसाइड आउटसाइड लगे, खुशियां खुशियां। लेकिन अगर आपका वेरिएबल एक जगह नहीं है तो डिफरेंशिएशन मेथड यूज करेंगे। और मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तो इतना खास है कि अगर आप इसको ध्यान भी रखोगे, रिमेंबर भी रखोगे, तो ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि आगे जाकर अगर आपको एक क्वेश्चन में ऐसा दूं, मैंने कहा क्वेश्चन में फाइंड रेंज ऑफ, जब आप आईटीएफ चैप्टर पढ़ोगे तो आप इस क्वेश्चन की रेंज निकालना डायरेक्ट ध्यान रखोगे कि भैया इसको z माना, इसका स्क्वायरिंग किया, तो स्क्वायरिंग करने के बाद ये आ गया और यहां पे इनसाइड आउटसाइड लगा दिया, क्योंकि स्क्वायरिंग करने पर वेरिएबल एक जगह आ गया। तो ये चीज आप पर्टिकुलर ध्यान रखना। जैसे मैं आपसे कहता हूं फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल्स टू मॉड साइन x प्लस मॉड कॉस ऑफ x। आप कहोगे सर इसका तो रेंज निकाला, बेटा हम रेंज निकालेंगे इसके GIF का, तो ये हो जाएगा क्या, GIF। अब आप बताओ, आपको इसके अंदर वाले का फंक्शन का रेंज निकालना आना चाहिए, तो z कितना हो जाएगा, मॉड साइन x प्लस का मॉड कॉस x। अब ये वाली प्रोफाइल कौन सी बताओ, मॉड के अंदर a और b दोनों बराबर है, तो आपने स्क्वायरिंग कर दिया, तो आपका वेरिएबल एक जगह होगा, तो आपने अभी भी इसको सॉल्व किया कि आपका आंसर क्या है, 1 से लेकर √2, तो z आपका आ गया 1 से लेकर √2, बोला हाँ। अब तो इसका मतलब मॉड साइन x प्लस का मॉड कॉस x कितना आ गया आपका, 1 से लेकर √2। और जैसे ही इसका GIF लोगे, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी लिखी हुई है 1.414 और ये एंड सोन, और ये लिखा हुआ है 1 से बड़ा 2 से छोटा का GIF कहां गिरेगा, 1 पर गिरेगा। इसका मतलब इस पूरे की रेंज क्या आई, 1, तो y इज इक्वल टू क्या आया, 1। दिस इज योर रेंज। तो ये चीज आपको आगे भी बहुत काम में आएगा, मॉड साइन x प्लस मॉड कॉस ऑफ x की। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए इस चीज को कैसे फाइंड आउट अपन करेंगे। तो यहां पर अपन ये सीखा कि जब a और b बराबर है तो डिफरेंशिएशन मेथड यूज करने की आवश्यकता नहीं है, अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको समझाऊंगा कि जब a और b बराबर नहीं है तो अपन कैसे कैलकुलस के मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ, वो मेथड जो आप अभी सीखोगे a नॉट इक्वल टू b में, वो मेथड आप यहां पर भी अप्लाई कर सकते हो। आंसर यही आएगा, 1 से लेकर √2, एकदम सही आंसर आएगा, बट वो थोड़ा सा आपके लिए लेंदी हो जाएगा इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आइए अब अपन वो केस लें जब आपका a b के बराबर नहीं है। जब आपका a b के बराबर नहीं है तो एग्जाम्पल के तौर पर अपन क्या क्या ले सकते हैं, इस बात को देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि a इज नॉट इक्वल्स टू b, अगर अपन केस लें तो एग्जांपल के तौर पे y इज इक्वल्स टू 3 मॉड साइन x प्लस का 4 मॉड कॉस x, ये हो सकता है। दूसरा केस अपन ले तो y इज इक्वल्स टू 3 मॉड साइन x माइनस का 4 मॉड कॉस x। अच्छा अब ये बताओ, जैसे मैं ये लिख रहा हूं तो मॉड साइन x माइनस का मॉड कॉस x, ये कौन सा केस हुआ, ये क्या a बराबर b है, नहीं, यहां पर a 1 है और b कितना है, -1, तो ये a नॉट इक्वल्स टू b वाला केस है। अब ऐसे क्वेश्चन को अपन कैसे डील करेंगे, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। अच्छा ये बताओ पहले कि यहां पे लिखा हुआ है y, एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं एग्जाम्पल से ही आपको समझा रहा हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, और एग्जाम्पल भी यही लेता है कि y इज इक्वल्स टू 3 मॉड साइन x प्लस माइनस का 4 मॉड कॉस x, ये वाला पहला एग्जाम्पल लेते हैं, फिर मैं प्लस वाला ले लूंगा। आइए समझिए इस बात को। हमने सोचा कि 3 मॉड साइन x माइनस का 4 मॉड कॉस x, 3 और 4 अलग अलग चीजें, कॉमन तो कुछ निकलेगा नहीं, तो भैया यहाँ पे स्क्वायरिंग करूंगा नहीं। अगर मैंने स्क्वायरिंग कर दिया तो ये 9 साइन स्क्वायर हो जाएगा, 16 कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कुछ बनेगा नहीं, वेरिएबल एक जगह इकट्ठा होगा ही नहीं, वेरिएबल अलग रहेगा अलग रहेगा अलग रहेगा। इसका मतलब ये वाला मेथड यूज करना ही है, स्क्वायरिंग वाला। तो क्या करेंगे सर, तो सर ये करेंगे कि आप इस बात को सोचो कि मैंने कहा कि अगर मैं मॉड साइन x को t मान लेता हूं, क्या कर लेता हूं, मॉड साइन x को t। अब जैसे मैं मॉड साइन x को t मानता हूं तो आप पहले ये बताओ कि t एक बाउंडेड फंक्शन को माना आपने। अब t एक बाउंडेड फंक्शन को माना तो ये बाउंडेड फंक्शन कहां से कहां तक घूम सकता है, 0 से लेकर 1, क्योंकि sin x माइनस 1 से 1 घूमता है तो उसका मॉड क्या होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो 0 से 1। आपने t को 0 से 1 माना, तो याद करो अपन ने लास्ट क्लास के अंदर कि फंक्शन की रेंज निकाली थी बाउंडेड इंटरवल में, तो अभी अपन ने डिफरेंशिएशन यूज किया था। तो यहां पर भी अगर मैंने इसको t माना तो क्या y इज इक्वल टू 3t दिखा,
अब मुझे बताओ जैसे cos x कितना होता है रूट ओवर 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या मॉड cos x कितना हो जाएगा 1 माइनस का मॉड साइन x का स्क्वायर, सही बात है कि नहीं? तो यहां पर अपन 3t लिखा तो माइनस का 4, क्या मॉड cos x को मैं लिख सकता हूं रूट ओवर 1 माइनस का मॉड साइन x का स्क्वायर, और मॉड साइन x को क्या माना था t, तो ये हो गया आपका फंक्शन। तो ये क्वेश्चन उसी में रिड्यूस हो गया कि पहले जो अपन ने क्वेश्चन किए थे 3t माइनस का 4 रूट ओवर 1 माइनस का टी स्क्वायर, जहां पर आपका t बिलोंग करता है किसमें, 0 से 1 में। तो आपके बाउंड्री पॉइंट्स क्या क्या हो गए बताओ, बाउंड्री पॉइंट्स हो गए t इज इक्वल टू 0 और बाउंड्री पॉइंट्स हो गए t इज इक्वल टू 1। तो मैंने कहा था भैया कि बाउंड्री पॉइंट्स तो आपको पता पड़ जाएगा डोमेन निकालते वक्त, जैसा आपने लास्ट टाइम पे किया था रूट ओवर x माइनस का a प्लस का रूट ओवर b माइनस का x, इस तरीके से आपने निकाला था और पहले डोमेन निकाली थी। अब डोमेन आपको माननी पड़ेगी, यहां पर आपने डोमेन निकाली थी कि भैया a से बड़ा होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए, तो आपने कहा था a से b में, तो ये आपका क्या बाउंडेड फंक्शन था, ये आपका क्या था, ये बाउंड्री पॉइंट्स a और b। यहां पर आपने जिस फंक्शन को t माना वो एक बाउंडेड है, बाउंडेड है तो आपको पता है कि t में बाउंड्री पॉइंट 0 और 1 हो गए। अब अपन निकालते थे क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए अपन डिफरेंशिएट करते थे। तो अब बताओ जैसे आपने इसको t माना, अब आपका क्वेश्चन इसका नाता नहीं है, अब आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको एक ही काम करना है क्या कि इस फंक्शन की रेंज निकालनी है इसमें। जैसे ही आपने इस फंक्शन की रेंज निकाली विद्यार्थी, इसमें आपका आंसर आ गया इसका, सही कि नहीं? क्योंकि यही फंक्शन यही माना है अपन ने अंडर सम कंडीशन, इस कंडीशन पर ये फंक्शन जो आंसर देगा वही इसका आंसर होगा। तो अब आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, जो लेना देना है वो इसी से लेना देना है। आओ जैसे क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए अपन ने किया था dy बाई dt, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो बताओ 3t का डेरिवेटिव कितना 1 माइनस का 4, बताओ रूट का डेरिवेटिव कितना होता है 1/2 रूट ओवर 1 माइनस का टी स्क्वायर, और अंदर जो लफड़ा लिखा हुआ है 1 माइनस का टी स्क्वायर उसका भी डेरिवेटिव होगा, बताओ 1 का डेरिवेटिव कितना 0 माइनस का टी स्क्वायर कितना 2t, ये आया कि नहीं आया? इसको 0 के बराबर करूंगा तो क्रिटिकल पॉइंट आएगा। तो यहां पर देखो dy बाई dt इज इक्वल टू कितना 3 माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा विद्यार्थियों, यहां पर जाएगा 4 इंटू 2 डिवाइड बाई रूट ओवर 1 माइनस का टी स्क्वायर। जब अपन ये वाला मेथड यूज करेंगे तो भैया हमें हमेशा दिमाग लगाना ही पड़ेगा। यहां पर अपन 2 लिखते थे, यहां पे 2 से 2 गया, ये दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि ये क्वांटिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती, ये क्वांटिटी हमेशा 0 से बड़ी है। ऐसा नहीं कि आप इसको उधर ले जाके स्क्वायरिंग कर दो आंसर आएगा और आप बहुत खुश भी होगे, लेकिन ऐसा मत करना, क्योंकि बताओ 3 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्योंकि 4 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस का टी स्क्वायर, तो 3 प्लस का 4 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस का टी स्क्वायर, ये दोनों ही क्वांटिटी पॉजिटिव है। तो अगर दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव 0 तो हो ही नहीं सकता, ये क्वांटिटी 0 से बड़ी है, इसका मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव है। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, जो फंक्शन था वो फंक्शन कैसा था, फंक्शन इंक्रीजिंग था। अब फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो बताओ मिनिमम वैल्यू कहां पर आएगी, मिनिमम वैल्यू एट t इज इक्वल टू 0, और मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आएगी, मैक्सिमम वैल्यू एट t इज इक्वल टू 1। हाँ यार, कई बार क्या करते हैं बच्चे, इसमें एरर कर देते, गलती कर देते हैं, बहुत वो देखते भी नहीं, तो गलती क्या करते हैं कि भैया हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन, 3 प्लस का 4 बाय रूट ओवर 1 माइनस का टी स्क्वायर को 0 के बराबर कर दिया। वो देख भी नहीं रहे कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, दो पॉजिटिव का सम 0 हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो अपनी मस्ती में मस्त, ये हो जाएगा 4 अपॉन 1 माइनस का टी स्क्वायर कितना माइनस का 3, स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड, तो 16 इक्वल टू 9 1 माइनस का टी स्क्वायर, तो यहां पे आ जाता है कितना 16 में से 9 गया कितना हो जाए 7 आया, इक्वल टू कितना माइनस का 9 टी स्क्वायर। तो यहां पर वो अटक जाएंगे। तो आप इतना सॉल्व करने के बाद ये सोचो बेटर है पहले ही रुक जाओ, बेटर है पहले ही रुक जाओ कि भाई यहां तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे दिमाग लगा दिया तो हम 2-3 स्टेप क्यों करके आगे देखें कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी एक पॉजिटिव क्वांटिटी मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ गया तो फंक्शन क्या होगा इंक्रीजिंग। तो बताओ t इक्वल टू 0 पर मिनिमम और t इक्वल टू 1 पर क्या होगा मैक्सिमम। आओ मिनिमम वैल्यू देखे तो भैया क्या होगा आंसर, रेंज हो जाएगी आपकी, t की जगह 0 रखो, तो जैसे ही आपने t की जगह 0 रखा तो y एट t इज इक्वल टू 0 क्या होना है ये देख रहा हूं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0 0 हो गया माइनस का 4 रूट ओवर 1 माइनस का 0, तो y की वैल्यू कितनी आई माइनस का 4। और अगर मैं y एट t इज इक्वल टू 1 देखूंगा तो y कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस का 4 रूट ओवर 1 माइनस का 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो आपका आंसर जो आया रेंज y बिलोंग्स टू दैट विल बी -4 से लेकर 3, क्लियर है कि नहीं है। तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका रेंज हो गया -4 से लेकर 3। अब ये मत सोचना कि सर -4 से लेकर 3 तो भैया ये माइनस का 4 ये 3 तो यहां से लेकर यहां तक की रेंज आ जाएगी, नहीं ये भी गलत है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये नहीं ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट मत करना,
आप पहले इसको सॉल्व करें फिर आप आंसर बताएं। इज द पॉइंट, इज द क्वेश्चन क्लियर एवरीबॉडी? अब मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन रखता हूं। तो यहां पर जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूं ना, ये बात समझे आप लोग कि dy बाई dt करते वक्त हमेशा ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ t निकलेगा। हो सकता है उस इंटरवल के लिए डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाए तो भैया इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, और डेरिवेटिव अगर नेगेटिव हो जाएगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? आइए आपके सामने एक और अगर एग्जांपल अपन ले यहीं पर। अब की बार जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं वो एग्जांपल है y इज इक्वल टू 3 मॉड साइन एक्स प्लस का 4 मॉड कॉस एक्स। बोलो विद्यार्थी, ये वाला एग्जांपल लेते हैं। अब ये वाला एग्जांपल आप सोच के बताओ कि सर हम पूरे फंक्शन को एक फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अभी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहे हैं, मॉड साइन एक्स और मॉड कॉस एक्स। हम कोशिश करेंगे इसको एक में कन्वर्ट करने की। तो बताओ y कितना हो जाएगा 3, मॉड साइन एक्स को मैं t मान लेता हूं। तो जैसे ही मैं लेट करता हूं मॉड साइन एक्स इज इक्वल टू कितना विद्यार्थियों t, तो t एक बाउंडेड फंक्शन हो गया। तो मेरे को इसकी रेंज लिखनी है। बताओ साइन एक्स क्या होता है -1 से 1, उसका मॉड कितना होगा विद्यार्थियों 0 से 1। तो t आ गया बेटा 0 से लेकर 1, तो t आपका 0 से 1 हो गया। अब आप इसको एक फंक्शन में कन्वर्ट करें। जैसे आपको पता है मॉड कॉस एक्स कितना होता है √1 माइनस का मॉड साइन स्क्वायर एक्स। तो आपने कहा y इज इक्वल टू 3 मॉड साइन एक्स प्लस का 4√1 माइनस का मॉड साइन एक्स का स्क्वायर लिखा विद्यार्थी। अब यहां पर मॉड साइन एक्स को आपने t माना तो y इज इक्वल टू 3t प्लस का 4√1 माइनस का t स्क्वायर। लेकिन ये कब? जब t बिलोंग्स टू आपका 0 से 1 हो। तो क्या ये क्वेश्चन पूरा कैलकुलस में चला गया कि जब भी बाउंडेड इंटरवल में फंक्शन की रेंज निकालनी है, इसकी रेंज निकालना मतलब इस क्वेश्चन की रेंज निकालना, इसकी रेंज निकालना इस इंटरवल में मतलब इस क्वेश्चन की रेंज निकालना। आओ क्या अपन डिफरेंशिएट कर दें। पहले तो ये बताओ बाउंड्री पॉइंट्स क्या क्या होंगे। सोचो विद्यार्थी, बाउंड्री पॉइंट्स हो गए t = 0, t = 1। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए तो फॉर cp क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या मैं फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दूं dy बाई dt। कितना हो गया 3, t का डेरिवेटिव 1 प्लस का 4, बताओ रूट का कितना 2√1 माइनस का t स्क्वायर। अब अंदर लफड़ा क्या चल रहा है 1 माइनस का t स्क्वायर का, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 और t स्क्वायर का कितना माइनस का 2t, ये बराबर आ गया 0 के है। अब ये देखना है 3 माइनस का ये 2 से 2 टाइम्स गया तो 3 माइनस का 4t डिवाइड बाय √1 माइनस का t स्क्वायर। क्लियर है? अब बताओ 3 पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी क्योंकि t 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा। लेकिन इसमें से ये घटाऊंगा तो हो सकता है नेगेटिव आ जाए, हो सकता है पॉजिटिव आ जाए। तो यहां से ये 0 के बराबर कर दिया तो कितना हो जाएगा 3 माइनस का 40 या 3 बराबर 40 डिवाइड बाय √1 माइनस का t स्क्वायर। तो यहां पर आ गया विद्यार्थियों 3√1 माइनस का t स्क्वायर इक्वल टू कितना 40। स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग किया तो कितना हो जाएगा 9 1 माइनस का t स्क्वायर। देखो आपने यहां पे क्या किया स्क्वायरिंग, लिख देता हूं आप लोगों के लिए स्क्वायरिंग। जब भी अपन स्क्वायरिंग करते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि रूट्स बढ़ जाते हैं, सॉल्यूशन बढ़ जाते हैं, तो उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो यहां पे कितना हो गया 9 1 माइनस का t स्क्वायर इक्वल टू 16t स्क्वायर। बोलो हाँ। तो ये देखा 9 माइनस का 9t स्क्वायर इक्वल टू 16t स्क्वायर। तो यहां पे आ जाएगा 9 इक्वल टू 25t स्क्वायर। विद्यार्थी आया कि नहीं? तो यहां पर 9 इक्वल टू 25 का t स्क्वायर आ गया। इसको रब कर रहा हूं, यहां पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसे 9 इक्वल टू 25 का t स्क्वायर आया तो t स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 9/25। तो t स्क्वायर आपका चमका है 9/25। बताओ t स्क्वायर हटाओगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस का 3/5। रुके, आपका t क्या था 0 से 1, 0 से 1 तो 0 या 0 से बड़ा पॉजिटिव, तो आपका t नेगेटिव रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसकी डोमेन में मतलब इस इंटरवल में नहीं है। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/5। इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट कितना आ गया 3/5। याद है अपन ने बाउंड्री पॉइंट निकाले थे, क्रिटिकल पॉइंट निकाले थे और फंक्शन के अंदर रखा था। अब की बार फंक्शन आपका ये नहीं है, ये होगा क्योंकि आपने इसी फंक्शन को ये कंसीडर किया इस इंटरवल के अंदर। बोलो सही कि नहीं? तो आपका फंक्शन अगर ये हो गया तो अब मैं यहां पर वैल्यू चेक कर रहा हूं t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 1 पर और t इक्वल टू 3/5 पर। एवरीबॉडी, तो t इक्वल टू 0 पर अगर मैं वैल्यू चेक कर रहा हूं तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 0, y कितना हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस का 4√1 माइनस का 0। तो आंसर कम्स आउट टू बी 4। अगर मैं t की वैल्यू 1 रखता हूं तो t1 पर y कितना होगा 3 इंटू 1, ये हो जाएगा प्लस का 4√1 माइनस का 1। तो ये 1 माइनस का 1 0 गया तो आंसर कितना है 3। जब मैं t की वैल्यू 3/5 रखता हूं विद्यार्थियों 3/5, तो बताओ y कितना आएगा 3 इंटू 3/5 प्लस का 4√1 माइनस का 9/25। आया कि नहीं आया? तो ये क्या लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 9/5 प्लस का 4, ये कितना हो जाएगा 16/25। तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 9/5 प्लस का 4 इंटू 4/5।
तो ये कितना हो जाएगा 25, 16 प्लस का 9 25 बटा 5, तो आंसर कितना आएगा 5। तो बताओ रेंज क्या हुआ, रेंज होगा मिनिमम से मैक्सिमम। व्हाट इज मिनिमम वैल्यू है 3, व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू है 5। तो मैंने आपको कहा था कि भैया ये मत सोचना है ऐसे क्वेश्चन में जो मिनिमम कोएफिशिएंट है वहां से लेकर वहां तक आ रहा है। यहाँ पे जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था, -3 से -4 या -4 से लेकर 3, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखो 3 और 4 से परे है 5, तो रेंज क्या है 3 से 5। तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये वाला मेथड जो मैंने आपको बताया ना, जब ए और बी बराबर नहीं है, तो जब ए और बी बराबर है तो भी आप इस मेथड को सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर पक्का आएगा। लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो गया ना, वहां पे स्क्वायरिंग करके इनसाइड आउटसाइड लगा दो, वो आपके लिए ज्यादा इजी पड़ेगा। इज द क्वेश्चन क्लियर टू एवरीबॉडी? अब ये तो हुआ आपका रेंज निकालने का तरीका जब आपका फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री के मॉड में है। तो अपन ने ये सारा काम कर लिया। तो ये चीज आप ध्यान रखें, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आप अगर कोई भी ट्रांसलेशनल फंक्शन कर रहे हो तो पहले डोमेन निकालें, और डोमेन निकालने के बाद उसकी रेंज निकालें। तो रेंज निकालने का तरीका आपको एक मेथड पता पड़ गया, क्या कि आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। अगर वो बाउंडेड फंक्शन है तो उस बाउंडेड फंक्शन में चेक करो कि फंक्शन उस इंटरवल के अंदर इंक्रीजिंग तो नहीं, इंक्रीजिंग है तो लोअर लिमिट मिनिमम हो जाएगा, लोअर लिमिट पे मिनिमम देगा, अपर लिमिट पे मैक्सिमम देगा। और अगर डिक्रीजिंग है तो अपर लिमिट पे, पीछे वाले लिमिट पे आपका बाउंड्री पॉइंट जो पहले वाला है ए पर, वो आपका मैक्सिमम देगा, और बी पर क्या देगा मिनिमम, क्योंकि फंक्शन ऐसे जाएगा। दूसरा, अगर यहां पर क्रिटिकल पॉइंट लेगा तो डेरिवेटिव 0 करके लेना पड़ेगा। तो आपको क्रिटिकल पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट सब पर वैल्यू चेक करनी है, जो मिनिमम वो मिनिमम, जो मैक्सिमम वो मैक्सिमम। अब इसके बाद मैं आपको एक दो क्वेश्चन और करवाना चाहता हूं। देखो, एकदम अलग प्रोफाइल, एकदम अनोखी प्रोफाइल आपको आना चाहिए, बहुत बढ़िया और बहुत इजी। देखो क्या क्वेश्चन है, वो क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन। जैसे मैं दो क्वेश्चन आपके सामने लेना चाहता हूं कि रेंज निकालने के लिए बोलते हैं रेंज ऑफ, क्वेश्चन फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल्स टू GIF। ये क्या है बेटा, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 अपॉन कॉस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। दिस इज व्हाट, FPF। और एक क्वेश्चन होता है बेटा रेंज ऑफ y इज इक्वल्स टू GIF ऑफ 1 अपॉन साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। दिस इज व्हाट, FPF। और ये कितना हो जाएगा, GIF। इसकी अपन रेंज निकालना जानते हैं। अब देखो कैसे रेंज निकालेंगे, इस बात को ध्यान से सुनिए, है ना। आप बताओ इनसाइड आउटसाइड लगाऊंगा, क्यों लगाऊंगा इनसाइड आउटसाइड बताओ, क्योंकि वेरिएबल x एक ही जगह है, इसके अलावा फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल है ही नहीं। अब इस क्वेश्चन को देखो मैं कैसे सॉल्व कर पा रहा हूं। यहां पर वी नो दैट, हमने कहा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जो रेंज होती है, FPF की जो रेंज होती है, दैट विल बी क्लोज 0 टू ओपन 1। बोलो हाँ। अगर FPF की रेंज क्लोज 0 से लेकर ओपन 1 हो गई तो यहां पर कॉस लगाता हूं। अब कॉस जैसे ही मैं लगाऊंगा तो पहले रुकिएगा, अगर कॉस का इनपुट 0 से 1 है, 1 मतलब 1 रेडियन, तो कॉस कहां से कहां तक होगा। तो पहले अपन ने कॉस का ग्राफ बनाया, ये रहा 0, ये रहा बेटा 90 डिग्री। 1 रेडियन का मतलब होता है ये करीबन करीबन 57 डिग्री। तो 57 डिग्री करीबन यहां पर होगा, और 60 डिग्री करीबन मान लो यहां पर होगा। 60 डिग्री पर ये एग्जैक्ट वैल्यू 1/2 देगा। अब आप देखो कॉस की वैल्यू जब 1 से लेकर 57 डिग्री तक जाएगी, तो कॉस आंसर आपको जो y दे रहा है, यहां से लेकर यहां तक दे रहा है, यहां से लेकर यहां तक। इसका मतलब यह है कि जब मैं इसका कॉस लूंगा तो कॉस इस रेंज में डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो कॉस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x यहां से लेकर यहां तक होगा। ये वाली वैल्यू तो मेरे को 1 पता है, क्या ये वाली वैल्यू आपको पता है, नहीं पता, मतलब करीबन करीबन cos 1, ये हो गया ना 1, 57 डिग्री मतलब 1 रेडियन, तो 1 रेडियन है तो cos 1 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये हो जाएगा cos 1 से लेकर, ये cos 1 से लेकर 1 तक, हाँ है ना। 0 पर क्लोज था इसलिए 1 पर क्लोज आएगा, 1 रेडियन पर ओपन था इसलिए यहां पे ओपन लिखा। क्या ये बात आपको समझ में आई? आप पहले ये देखो कि यहां पर इनसाइड आउटसाइड लग सकता है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की रेंज मेरे को 0 से 1 पता है। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की रेंज मेरे को 0 से 1 पता है विद्यार्थियों, तो अब आप ये सोचें कि जैसे ही मैं कॉस लूंगा तो कॉस का इनपुट आज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, वो 0 से 1 है, 0 से 1 खाएगा तो y कितना देगा, cos 1 से लेकर 1। लेकिन मेरे को cos 1 पता ही नहीं है, तो मैं ये सोच रहा हूं cos 1 रेडियन पर ये आंसर cos 1 दे रहा है। 1 रेडियन से हल्का सा बड़ा आगे जाओगे तो 60 डिग्री आएगा, जिसकी वैल्यू मेरे को पता है। तो cos 1 1/2 से बड़ा होगा,
तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या अपनी सहूलियत के हिसाब से कि कॉस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है वो cos 1 से बड़ा है, मतलब वो 1/2 से भी बड़ा होगा और 1 या 1 से छोटा। अब आप बताओ एक पॉजिटिव क्वांटिटी जो 1 से छोटी है, जैसे 1/2 का अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो 2 हो जाएगा, जो क्वांटिटी 1 से छोटी है उसका रेसिप्रोकल 1 से बड़ा। तो जैसे ही मैंने इसका रेसिप्रोकल किया विद्यार्थियों, तो 1/cos ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो 1 या 1 से छोटा था, आज वो 1 या 1 से बड़ा हो गया, कहां तक? इंफिनिटी तक। अब जैसे ही मैं इसका जीआईएफ लूंगा, जीआईएफ ऑफ 1/cos ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो बताओ क्या हो जाएगा? ये देखो 1 से 2 ओपन तक का जीआईएफ 1 पे गिरेगा, फिर 2 से 3 ओपन तक का जीआईएफ 2 पे गिरेगा, फिर 3 से 4 तक का जीआईएफ 3 पे गिरेगा, करते 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 ऐसा आएगा। तो क्या ये कंप्लीटली नेचुरल नंबर्स आ गया? तो इस पूरे फंक्शन की रेंज क्या हो गई? y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। आया कि नहीं आया? ये था क्वेश्चन। आओ एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का देखें। अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, क्या आपका वेरिएबल एक ही जगह है? बिल्कुल ध्यान से समझिए, ग्राफ बनाना पड़ता है, रेंज निकालते हुए कई बार अपने को ग्राफ बनाना पड़ता ही है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि यहां पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है? क्लोज 0 से लेकर ओपन 1, क्योंकि वेरिएबल एक ही जगह है, आपको साफ दिख रहा होगा, इनसाइड आउटसाइड लगा सकते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या हो गया? 0 से लेकर 1। अब 0 से लेकर 1 साइन इनपुट खा रहा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है 0 से लेकर 1। तो पहले मैं ग्राफ बनाऊंगा किसका? साइन का। साइन का ग्राफ होता है 0 से 90 में इतना 90 डिग्री, और ये हो गया 0। अब मुझे बताओ 1 मतलब 57 डिग्री, 1 रेडियन मतलब अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री। अब 1 से बड़ा कौन है? 60 डिग्री, जिसकी वैल्यू अपने को नोन है। कितनी नोन है? √3/2। और 1 पर कितना देगा ये आंसर? sin 1 देगा। अब मैं ये कह रहा हूं जैसे ही साइन ने 0 से 1 खाया तो आउटपुट क्या दिया? ये वाला आउटपुट दिया। इसने कितना y एक्सिस कवर किया? इतना y एक्सिस कवर किया। इसका मतलब साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आपका आंसर 0 क्लोज से लेकर sin 1 ओपन दे रहा है, sin 1 से छोटा। अब sin 1 तो वैल्यू आपको डिफाइन है नहीं, लेकिन आप ये देखो sin 1 से छोटा आपका साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, और अगर मैं 57 डिग्री से हल्का सा आगे बढ़ा 60 डिग्री पर, तो sin 60 कितना होता है? √3/2। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ये हो जाएगा 0 से लेकर √3/2, क्योंकि इससे छोटा तो इससे भी छोटा, और इन दोनों में बहुत जरा सा डिफरेंस है, बहुत जरा सा डिफरेंस। ये 57 डिग्री पॉइंट समथिंग, और ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब बताओ क्या जैसे मैं इसका रेशियोल करूंगा तो √3/2 क्वांटिटी, जैसे मैं इसका रेशियोल करूंगा तो 1/sin फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, जो क्वांटिटी √3/2 से छोटी थी उसका रेशियोल क्या हो जाएगा? 2/√3 से बड़ा, और कहां तक? इंफिनिटी तक। अब मुझे बताना 1/sin ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आपका 2/√3 से लेकर इंफिनिटी तक जा रहा है। तो विद्यार्थियों एक चीज क्लियर करो, 2/1.732, तो दोनों को डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। 0 पॉइंट समथिंग से लेके 1 तक का जीआईएफ जो गिरेगा वो कहां पर गिरेगा? बताओ 0 पे गिरेगा। फिर 1 से लेके 2 तक का जीआईएफ 1 पर गिरेगा, फिर 2 से 3 का तक का जीआईएफ 2 पे गिरेगा, एंड सो ऑन गिरता चला जाएगा। तो इसका जो रेंज आएगा वो आएगा वोल नंबर, और इसका रेंज जो आएगा वो आएगा नेचुरल नंबर। तो ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री आता है तो कई बार ग्राफ बनवा कर जाता है। तो ये था आपका संपूर्ण रेंज जो हमने 4 लेक्चर के अंदर कवर किया, जिसमें अपन ने सारी बातें देखी, इनसाइड आउटसाइड फंक्शन के बारे में सीखा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए, हमने कैलकुलस मेथड से रेंज निकालना सीखा, हमने कैलकुलस मेथड से ट्रिग्नोमेट्री में रेंज निकालना सीखा, और कुछ अनोखे क्वेश्चंस अपन ने कवर किए। नेक्स्ट क्लास में अपन दूसरा कंसेप्ट लेंगे, दैट विल बी द इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन के बारे में सीखेंगे। तो ये आपका रेंज वाला पार्ट पूरा कवर हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।